और आज देश हित की शुरुआत उस खबर से जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। भारत अब दुनिया के लिए सिर्फ एक देश नहीं है, वो अब मार्गदर्शक है। देखिए, मुश्किल के समय में अब दुनिया भारत की ओर देख रही है, सबकी उम्मीद भारत पर है। तो देश हित में आज आपको बताएंगे कैसे कल नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े मंच से दुनिया बदलने वाला संदेश देने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं वर्षगांठ से पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गलवान में चीन को सिखाया सबक, तो बीजिंग से वॉशिंगटन तक सुनाई दी गूंज। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। चीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया सुदर्शन मंत्र। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। कोरोना संकट में दुनिया ने माना भारत का दम। कोविड-19 के बाद आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसके लिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे बड़े मंच से देंगे सबसे बड़ा संदेश। गलवान के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय भाषण। देखते रह जाएंगे शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री मोदी को सुनेंगे ट्रंप और पुतिन। दुनिया इस वक्त बड़े संकट से गुजर रही है। एक और कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया पर भारी है, तो दूसरी ओर चीन की विस्तारवादी नीतियां दुनिया को जंग की तरफ धकेल रही हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे देश कमर कस चुके हैं, लेकिन चीन का अड़ियल रवैया अब भी संकट बढ़ा रहा है। और इस विश्वव्यापी संकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के मंच से देंगे दुनिया को सबसे बड़ा संदेश। बुद्ध की धरती से, बापू के देश से दुनिया को एक बार फिर मिलेगी संकट से लड़ने की वैचारिक संजीवनी। प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र इकोसो के उच्च स्तरीय खंड के वैलिडिक्टरी में भाषण देंगे। भारत की सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का यह पहला भाषण होगा। 17 जून को भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। अब दुनिया को इंतजार है कि विश्व गुरु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संयुक्त राष्ट्र में उनका संवाद दुनिया को दिखाएगा। नहीं रहा। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। अब आप अंदाजा लगाइए ये भाषण कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण, पूरी दुनिया के लिहाज से कितना बड़ा भाषण होने जा रहा है। क्योंकि गलवान में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय भाषण सुन चुके हैं। गलवान के बाद ये पहली बार होगा जब न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल। अभी हमने कहा ना कि मार्गदर्शक है। एक एक शब्द भारत ने जो कहा है, जो कहता है, पूरी दुनिया सुनती है। कोरोना के इस महासंकट के बीच भारत पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। देखिए, आपको बता दें, वैक्सीन के निर्माण में भी भारत दूसरे देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर मानव परीक्षण शुरू कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर कोई दूसरा देश भी कोरोना की वैक्सीन बना लेता है, तब भी उसे भारत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में भारत ही बड़े पैमाने पर वैक्सीन के उत्पादन में सक्षम है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 60% वैक्सीन का उत्पादन भारत में होता है। चीन भी बड़े पैमाने पर वैक्सीन का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस समय दुनिया के देशों का चीन पर, आप जानते हैं, भरोसा बहुत कम है, ना के बराबर। इसलिए भारत ही दुनिया के लिए सबसे बड़ी उम्मीद। और जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत में बनी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन संक्रमण के खिलाफ सबसे कारगर इलाज है। देखिए, कहते हैं कि जो दूसरों के लिए विष पीने का साहस रखता है वो शिव हो जाता है। भारत की सनातन प्रकृति यही है। यानी मान्यताओं के मुताबिक जन कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान कर देने वाले महर्षि दधीच भारत भूमि पर लोगों के लिए मार्गदर्शक है। आदेश में आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, भारतीय मूल के दीपक पालीवाल, नाम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है।
अपनी जान को जोखिम में डाला दुनिया के लिए, अपना नहीं सोचा दुनिया का सोचा, इसलिए भारत के दीपक हैं ये। भारतीय मूल के दीपक पालीवाल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने कोरोना संक्रमण का अंधकार दूर करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की और वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण के लिए खुद को डॉक्टर्स को सौंप दिया। लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के दीपक पालीवाल ने दुनिया के 780 करोड़ लोगों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। दीपक ने खुद को 90 दिनों के लिए ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षण के लिए डॉक्टरों को सौंप दिया। जब वैक्सीन दी उससे पहले हम लोग को 2 वीडियो दिखाई गई कि भाई ये रिस्क है, आप अभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये 5 मिनट पहले की बात है कि वो वैक्सीन दें हमें। तो हमने कहा नहीं, आई विल कंटिन्यू किया। उसमें जब वैक्सीन दी गई उसके बाद 3 घंटे तक हमको ऑब्जर्व करके रखा कि क्योंकि जो भी रिएक्शन होता है उसी वक्त हो सकता था जल्दी। दीपक पालीवाल के पिता का 3 साल पहले निधन हो गया था, लेकिन विदेश में होने के कारण वे अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए थे। मानवीय परीक्षण के दौरान उन्हें इसी बात का डर था कि क्या वो जयपुर में रहने वाली अपनी माँ और भाई बहन से मिल पाएंगे। खुश रहो दीपू, अब तुमने जो भी किया, क्या सोच के किया, क्या उस समय तुम्हारे दिमाग में आई। हमारे देश के सैनिक हैं, वो देश की सीमाओं पे लड़ रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं, इस कोविड के अगेंस्ट अस्पतालों में लड़ रहे हैं, चिकित्सालयों में लड़ रहे हैं। और अगर मेडिकल रिसर्च में कहीं भी कुछ है तो उसमें हमारा बेटा शामिल है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानवीय परीक्षण सफल हो गया है। इसमें दीपक पालीवाल का अहम योगदान है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को भरोसा है कि सितंबर 2020 तक ये वैक्सीन लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इस वैक्सीन का उत्पादन एस्ट्राजेनेका करेगी। वहीं भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इस परियोजना में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तभी हम इसे देश का दीपक कह रहे हैं। और दीपक पालीवाल का योगदान कितना महत्वपूर्ण है, यह समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर किसी दवा या वैक्सीन का मानवीय परीक्षण होता कैसे है और इसमें कितना खतरा होता है। मतलब आप समझिए, वो राजी हुए, उनका परिवार राजी हुआ, दुनिया के लिए, दुनिया को जोखिम से निकालने के लिए उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला। दरअसल वैक्सीन परीक्षण के लिए लोगों को जानकारी दी जाती है। स्वेच्छा से जो आना चाहते हैं, ये परीक्षण उन पर ही होता है। यह जरूरी है कि जिस बीमारी का परीक्षण हो वो व्यक्ति उस बीमारी से संक्रमित ना हो। वेंटिलेटर यानी कि वॉलंटियर को पूरे तरीके से स्वस्थ होना चाहिए और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। परीक्षण के दौरान कई नियमों को मानना होता है। दीपक अभी 90 दिन तक बाहर आ जा नहीं सकते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी चीज है एक तरीके से, अगर वो इस चीज के लिए राजी हुए हैं और एक तरीके से पूरी दुनिया को खतरे से बाहर निकालने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। लेकिन खतरा यह है कि वैक्सीन के कामयाब होने की गारंटी नहीं होती है। वैक्सीन के कामयाब होने की गारंटी नहीं होती है। संभावनाओं के आधार पर वैक्सीन तैयार की जाती है और असफल होने पर वॉलंटियर का कोई अंग खराब हो सकता है। मतलब असफल होने पर वॉलंटियर की जान को भी खतरा, जान जाने का खतरा भी रहता है। ऐसे परीक्षण से पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है और अगर कोई दिक्कत आई तो वॉलंटियर के कोमा में जाने की भी आशंका रहती है। लेकिन परीक्षण जरूरी है। मानवीय परीक्षण हो तो कैसे हो, और होता भी सिर्फ वॉलंटियर है। मतलब जो लोग राजी हुए, सोचिए वो किस सोच के लोग होते हैं जो इस चीज के लिए राजी होते हैं। और बस उस ड्रोन की बात करेंगे जो कोरोना प्रभावित रेड जोन में कारगर साबित हो रहा है। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण की वजह से बेंगलुरु में 1 हफ्ते का हम आपको बताते हैं, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन है। और इस दौरान एक ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो महज 15 फीट की ऊंचाई से छिड़काव कर सकता है। इस ड्रोन में जिस लिक्विड सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ऐसा दावा है कि जिस जगह पर इसका छिड़काव होता है वहां मौजूद वायरस को पूरी तरह से ये नष्ट कर देता है। इस विशेष ड्रोन को अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई MIT के छात्रों ने बनाया है। इसका नाम है दक्षा। अब प्रधानमंत्री मोदी हो या दीपक पालीवाल या फिर चेन्नई MIT के छात्र, सब में एक चीज कॉमन है, वो है पॉजिटिविटी। अब
अब इस खबर पर देश दृष्टिकोण, हमें पता आप इसका इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार करते हैं दृष्टिकोण का। गांधी जी, बापू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि सच्चा और सकारात्मक व्यक्ति अकेला 100 के बराबर है। गांधी जी ने कहा था कि लीडर वो है जो परिस्थिति से लड़े, नेतृत्व करे, राह दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ाई में पूरी दुनिया को राह दिखाई है। कोरोना काल में लॉकडाउन, 2 गज की दूरी, योग, आयुर्वेद, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, अब पूरी दुनिया यही मान रही है। वहीं कोरोना काल में सुस्त अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। आपको बता दें, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी पर कोरोना के प्रभाव को लेकर एक बड़ी बैठक की। अर्थव्यवस्था को लेकर बैठक में वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में दोनों मंत्रालयों के 50 टॉप लेवल के अफसर शामिल हुए हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने पर बैठक में चर्चा हुई और अधिकारियों ने इस पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद अब राम भक्तों को अयोध्या में भव्य मंदिर का इंतजार है। देखिए, अब उम्मीद है कि राम मंदिर की शुभ घड़ी जल्द ही आने वाली है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक अयोध्या में 18 जुलाई को होने जा रही है। ट्रस्ट की पहली बैठक 18 जुलाई, जिसमें ट्रस्ट के ट्रस्टी और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र इसमें शामिल होंगे। और सूत्रों के मुताबिक इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच सकते हैं। 18 तारीख को 3 बजे ट्रस्ट की बैठक होगी, वो भी इसी स्थान पर होगी। पूजन मोदी जी से हाथों से 18 तारीख की ट्रस्ट की बैठक में अंतिम निर्णय होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने का मंत्र दिया। तो ऐसा लगता है कि जैसे बिहार में विपक्ष ने इसे पूरी तरह से लपक लिया है। बिहार के गोपालगंज का एक पुल विपक्ष की राजनीति का पुल बन गया। आरजेडी, कांग्रेस, आरएसपी एक सुर में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव को हटाने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुल भ्रष्टाचार का है। ये जो सत्तरघाट पुल था वो एकदम से बाधित हो गया, टूट गया, ध्वस्त हो गया। नीतीश जी के राज में ऐसी घटनाएं, पुल का ध्वस्त होना, ये आम बात हो चुकी है। लगातार ऐसी घटनाएं बार बार होती रही हैं। बाढ़ जिंदगी तबाह करे तो करे, घर संसार उजाड़े तो उजाड़े, लेकिन बिहार में ये बाढ़ सियासत को भाने लगी है। इसीलिए सवाल भी है, बवाल भी है और एक पुल पर सियासी धमाल भी है। गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से बना सत्तरघाट सेतु राजनीति का सेतु बन चुका है। अलग थलग नजर आ रहा विपक्ष एकजुट है और बिहार में बाढ़ से मजबूत भ्रष्टाचार का दावा कर हंगामा बढ़ा हुआ है। अगर पुल तैयार ही नहीं था तो उद्घाटन आपने क्यों किया? अगर कोई बेसिक कमी छूट गई होगी तो आपने उद्घाटन क्यों किया? ये तो सवाल पूछा जाता है, तो उनको जवाब देना चाहिए। वो तो भाग रहे और चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, बल्कि उनको माफी मांगनी चाहिए। और वो जो कह रहे हैं कि भाई ये तो आम बात है, ये तो होता रहता है, ये प्राकृतिक आपदा है, हर चीज जो है प्राकृतिक आपदा। टूटे पुल पर पॉलिटिक्स फुल रही। आपने अलग अलग जगहों पर पुल पर बढ़ा सियासी घमासान देखा, लेकिन अब आप इस पुल की पूरी कहानी जान लीजिए। दरअसल सत्तरघाट पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुख्य पुल से गोपालगंज की तरफ 3 पुलियां हैं, जिनको माइनर ब्रिज कहा जाता है। सत्तरघाट महासेतु से करीब 2 किलोमीटर पहले उन्हीं में से एक पुलिया की सड़क पानी के तेज बहाव में बह गई। सत्तरघाट महासेतु करीब 1440 मीटर लंबा है, जो अब भी सुरक्षित है। सत्तरघाट पुल नहीं टूटा, उससे 2 किलोमीटर आगे जाकर ये 18 मीटर का ये लंबा छोटा पुल है और उस छोटे पुल का अप्रोच पथ टूटा है। तो सत्तरघाट पुल पर जो व्यय की गई राशि, इस पर अपने बयान को वापस लेते हुए तेजस्वी यादव को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल राजनीति थम नहीं रही और इस सियासी आग में बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने ये कहकर घी डाल दिया है कि बाढ़ और बारिश के दौरान इस तरह की घटना होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब दरअसल आपदा में राजनीति का अवसर ढूंढने वालों पर देश दृष्टिकोण देखना बहुत जरूरी है। आपके लिए दिखाने बहुत जरूरी है। देखिए, लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलें। आपदा में आरोप प्रत्यारोप की आदत से कोई सियासी दल अछूता नहीं है। लाभ ढूंढने का चलन देश को मूल मुद्दों से भटकाता है।
राजनीतिज्ञों को संवेदनशील होना चाहिए ताकि लोग उनसे निराश ना हो। देशित दृष्टिकोण। अब देशत में आपको जो हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि तस्वीर में एक और आपदा, बदहाली है, तो दूसरी तरफ एक डॉक्टर का हौसला है, जज्बा है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, आंखें खोल देने वाली तस्वीर है। बिहार के सुपौल में निर्मली नगर पंचायत के वार्ड 12 में एक पब्लिक रेस्ट हाउस को कोविड-19 केयर सेंटर बना दिया गया था। लेकिन पिछले 6 दिनों की बारिश में वहां क्या हाल हुआ आप ये देख सकते हैं। यहां 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसी पानी के अंदर पैदल ही कोविड सेंटर तक पहुंच रहे हैं। चाहते तो ना जाते, अवॉइड कर सकते थे, लेकिन सेवा सबसे बड़ा धर्म। डॉक्टर हैं, 6 कोरोना मरीज अंदर हैं, पानी भरा हुआ है, तो पानी के अंदर ही जा रहे हैं मरीजों का इलाज करने। अब देशत में आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो आपको हैरान करने के साथ साथ आपको प्रेरणा भी देगी। कहानी यह है कि दिल्ली में एक महीने के बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 1 महीने के, उसकी मां दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर लेह के अस्पताल में है। बच्चा दिल्ली में है 1 महीने का, मां लेह में है 1000 किलोमीटर दूर। अस्पताल में बीमार बच्चे के लिए उसकी मां का दूध रोज, जी हां रोज 1000 किलोमीटर का सफर तय करके आता है। देशित एक्सक्लूसिव। ये नन्हा मासूम सिर्फ 1 महीने का है, लेकिन जिंदगी की जंग इसके लिए बहुत बड़ी है। जन्म के अगले ही दिन नवजात को सर्जरी के लिए लेह से दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सिजेरियन के कारण मां अपने बच्चे के साथ दिल्ली नहीं आ सकी। डॉक्टर्स ने मासूम की सर्जरी की, लेकिन जल्द स्वस्थ होने के लिए उसे मां के दूध की जरूरत थी। अब नवजात की मां का दूध रोजाना 1000 किलोमीटर की दूरी और 6 घंटे का हवाई सफर तय कर दिल्ली लाया जाता है। 4th डे पे ऑपरेट हुआ। यूजुअली ये बच्चे 48 आवर्स में ऑपरेट हो जाते हैं। माँ का दूध हमेशा बेटर रहता है, बच्चे की इम्यूनिटी हमेशा बेटर हो जाती है उससे। और 3 kg या 2.5 kg के बच्चे में स्टोरेज ऐसी नहीं होती जो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जजू भाई, थैंक यू सो मच। जजू तुझे से दे जल्दी नाश्ती ना। जजू ले। बच्चे के पिता जिकमेट के दोस्त लेह एयरपोर्ट पर काम करते हैं, जिनकी मदद से रोज लेह से मां का दूध दिल्ली पहुंचाया जाता है। कल सुबह दूध बेचना है तो अल शाम से इसको तैयारी करना पड़ता है। कभी लद्दाख का पैसेंजर ट्रैवल नहीं हो रहा तो ऑफकोर्स लाइक सम ऑफ द मिलिट्री और एनी पैसेंजर के साथ भी भेज देता है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही जो इसका फ़ोन में हम फ़ोन करना तो यहाँ से रिसीव कर लेता है टर्मिनल 3 से। मैक्स अस्पताल के डॉक्टर, प्राइवेट एयरलाइंस के कर्मचारी और कई अनजान मुसाफिर बच्चे के लिए भगवान साबित हुए। डॉक्टर्स का मानना है कि मासूम 1 हफ्ते में फिर से अपनी मां की गोद में खेल पाएगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो देशत में अब आपको एक बहुत बड़ी खबर हम देने जा रहे हैं। हमने आपको बताया था ना कुछ देर पहले कि 3 दिन की अभी मोहलत रहती थी, लेकिन कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान ने दिया, लेकिन इसमें भी उसका सिर्फ और सिर्फ छलावा सामने आया है। देखिए, पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव से मुलाकात के बाद भारतीय काउंसलर अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा दी जा रही काउंसलर एक्सेस ना तो सार्थक थी, ना ही विश्वसनीय। बेमतलब का काउंसलर एक्सेस। पाकिस्तान में विरोध दर्ज कराने के बाद, यानी कि वहां पर बैठकर विरोध दर्ज करवाने के बाद दोनों भारतीय अधिकारी वहां से निकल गए हैं। प्रोटेस्ट लॉन्च करवाया और फिर उसके बाद वहां से निकल गए। यह भी कहा गया कि कुलभूषण के मामले में पाकिस्तान का रवैया बेहद असंवेदनशील है। इससे पहले खबर आई थी कि कुलभूषण जाधव से 2 भारतीय राजनयिकों ने मुलाकात की थी। पाकिस्तान ने अपील की मियाद खत्म होने के 3 दिन पहले काउंसलर एक्सेस दिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान से बिना शर्त काउंसलर एक्सेस मांगा गया था। सिद्धांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सिद्धांत, जब कुछ ही देर पहले आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें यकीन कर लेना होगा पाकिस्तान को कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है। अब स्टेटमेंट में यही है कि एक्सेस
और ये भी सिद्धांत की पाकिस्तान के अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे जब भारतीय अधिकारियों ने विरोध दर्ज कराया, और ऐसा भी लग रहा था कि उन पर एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कुलभूषण जाधव पर। सिद्धांत, और डिटेल्स आपके पास? जी मैं आपको बता दूं, भारत की सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियली रिलीज जो दी है उसमें ब्यौरा दिया है, लंबी रिलीज है, उसके अंदर बताया है कैसे मुलाकात के लिए गए तो जरूर थे भारतीय डिप्लोमेट्स में, भारतीय डिप्टी एनवॉय गौरव अहलूवालिया भी थे, पर मुलाकात हो नहीं पाई क्योंकि कैमरास प्रेजेंट थे, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे, और कहीं ना कहीं लगता है काफी एक्रोमोनियस यानी तनातनी भरा जो पूरा प्रोसेस रहा। करीब 3 घंटे ये चला और अब डिटेल्स आई हैं क्या हुआ। पाकिस्तान इसे काउंसलर एक्सेस क्लेम कर रहा था, कह रहा था कि उन्होंने फाइनली एक्सेस दे दिया है, पर अब ये क्लियर हो गया है ये एक्सेस नहीं था, एक तरफ से एक सर्कस थी जिसको लेके पाकिस्तान पहले भी ऐसी सर्कस करता आया है। मैं आपको बता दूं, पहले एक बार पाकिस्तान ने कुलभूषण की मदर और उनकी जो वाइफ है उनको बुलाया था और तब भी एक सर्कस हुई थी। इस बार भी बड़ी सर्कस हुई है, इस बार कैमरास प्रेजेंट नहीं थे, पर मैं आपको बता दूं यानी जर्नलिस्ट के कैमरास प्रेजेंट नहीं थे, पर मैं आपको बता दूं इस बार लगता है कि काफी जो सिचुएशन है खराब हुई, शायद बातचीत भी ऐसी हुई है। हमने थोड़ी देर पहले देखा है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने भी अपनी एक स्टेटमेंट जारी करके बताया कि हमने तो एक्सेस दिया था पर भारतीय डिप्लोमेट्स ने उसे कंप्लीटली इसका मतलब ये हुआ ना सिद्धांत कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा झूठ है कुलभूषण जाधव पर, वो बात करते हैं एक्सेस की, लेकिन जो असल में सबसे बड़ा झूठ है कुलभूषण जाधव पर वो आज फिर बेनकाब हो गया। एक तरह से रेपुटेशन ही हुआ है जो पिछली बार भी हुआ था, क्योंकि मैं आपको बता दूं सितंबर महीने में एक तरफ से मीटिंग हुई थी जिसके अंदर भारतीय डिप्लोमेट गए थे गौरव अहलूवालिया, और वो मीटिंग भी कहीं ना कहीं उसके अंदर कैमरास प्रेजेंट थे, पूरी मीटिंग रिकॉर्ड हुई थी। इस बार जो डिमार्च दिया था 13 तारीख को डिमार्च हुआ था कि मीटिंग होनी चाहिए और भारत ने कहा था कि अनइम्पीडेड और अनहिंडर्ड एक्सेस मिलना चाहिए। इस बार हमने देखा कि फिर से पाकिस्तान ने जो अपनी सर्कस थी, अपना जो उनका प्लान था वो इम्पोज करने की कोशिश करी, और इस बार शायद बिल्कुल भी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि हमें सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि एक ग्लास वॉल थी बीच में, क्योंकि हमने पिक्चर्स पहले भी देखी है कैसे जो कुलभूषण की मदर हैं और कुलभूषण एक तरफ से ग्लास वॉल से सेपरेटेड थे। इस बार ये ग्लास वॉल थी और कहीं ना कहीं हमें जो एमईए की रिलीज बता रही है, पिछली बार भी एक ग्लास वॉल थी, इस बार भी लगभग कुछ वैसा ही रवैया रहा है पाकिस्तान का, जिसका आपने सर्कस का नाम दिया कि वहां पर पाकिस्तानी अधिकारी मौजूद थे, स्ट्रेस में थे कुलभूषण जाधव, उनको भड़काने की वहां पर कोशिश की जा रही थी, फ्री एक्सेस नहीं था और इस वजह से अपना विरोध दर्ज कराकर भारतीय अधिकारी वहां से आ गए हैं। ये बड़ी खबर थी इस वक्त देश की। और अब देश हित में बात होगी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के ऑपरेशन चीन की, यानी कि इसे हमने नाम दिया है अभेद्य भारत प्लान की, जिसमें बातचीत भी शामिल है। चीन को कड़ा संदेश देने के लिए बोफोर्स तोप भी शामिल है। हम बारी बारी से आपके साथ एनएसए डोवल के दोनों प्लान की चर्चा करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि असल में भारत पर भी नहीं मार सकता, भारत में कोई घुस भी नहीं सकता, भारत किस तरीके से अभेद है, ये इस पूरे अभेद भारत प्लान की प्लानिंग का नतीजा। मतलब अभेद भारत प्लान क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देख रहे हैं। बोफोर्स की गर्जना सुनेगा चीन। जी हां, बड़ी खबर है, एलएसी पर भारतीय सेना ने बहुत बड़ी संख्या में अतिरिक्त बोफोर्स और ड्रैग रॉकेट लॉन्चर की तैनाती कर दी है। बड़ी खबर है ये बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ ये जी न्यूज पर आप देख सकते हैं, ये जी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से, क्योंकि पहाड़ी टेरेन में लड़ने के लिए बोफोर्स का मुकाबला नहीं है और चीन जिस तरीके से दुस्साहस कर रहा है, तो अब यह पूरा प्लान है कि कैसे बोफोर्स कोई भी तैनाती कर दी गई है, वो बोफोर्स जो कि करगिल के युद्ध में कैसे हम ये कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक किंग मेकर प्लान हुआ था। अतिरिक्त तैनाती की गई है बोफोर्स की, और चीन को संदेश यही कि चीन को गलवान जैसा एक और दुस्साहस अब की बार बहुत भारी पड़ने वाला है। बोफोर्स की ताकत देखिए, ग्रेट की गर्जना सुनिए, भारत की शूरवीर सेना का यह सिंहनाद है। दुश्मनों के खिलाफ यह घातक प्लान है।
चीन से जारी तनाव के बीच लद्दाख से जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। यह है कि लद्दाख में LAC के पास भारतीय सेना ने बहुत बड़ी तैनाती की है। चीन बॉर्डर पर बोफोर्स की 5 से 6 रेजिमेंट की अतिरिक्त तैनाती की गई है। बोफोर्स की एक रेजिमेंट में 18 तोपें शामिल होती हैं और इस तरह से लद्दाख बॉर्डर पर करीब 108 अतिरिक्त बोफोर्स चीन की फोर्स को जवाब देने के लिए तैयार है। वैसे बोफोर्स की ताकत की बात करें तो बोफोर्स की रेंज 27 से 30 किलोमीटर है। 1 मिनट में 10 गोले दाग सकती है। कारगिल युद्ध में पराक्रम दिखा चुकी है और पहाड़ी इलाकों में सबसे कारगर है। लद्दाख में चीन बॉर्डर पर बोफोर्स के अलावा BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर की भी अतिरिक्त तैनाती की गई है। यहां ग्रैड रॉकेट लॉन्चर की 4 से 5 अतिरिक्त रेजिमेंट तैनात हैं। एक रेजिमेंट में 18 BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर होते हैं। इस हिसाब से 90 रॉकेट लॉन्चर की यह बहुत बड़ी तैनाती है। जहां तक शक्ति की बात है तो एक BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर में एक बार में 40 रॉकेट लोड किए जा सकते हैं। ये रॉकेट 40 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। एक रॉकेट लॉन्चर सिर्फ 20 सेकंड में 40 रॉकेट फायर कर सकते हैं। वहां इस समय 90 रॉकेट लॉन्चर हैं, यानी कि 3600 रॉकेट से भारतीय सेना जब चाहे चीन पर बड़ा प्रहार कर सकती है। लद्दाख में इतनी बड़ी तादाद में फौजों की तैनाती पहले कभी देखी नहीं गई है। भारतीय सेना किसी भी हालत में सेना की ताकत के मामले में चीन को आगे निकलने नहीं देना चाहती। इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना के तोपखाने की लगभग आधी ताकत तैनात है और ये बहुत बड़ी ताकत है। जी न्यूज के इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में डोवल का ऑपरेशन चीन क्या है ये भी समझिए। चीन के साथ सीमा विवाद पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नजर है। NSA डोवल बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन डोवल प्लान में सिर्फ बातचीत शामिल नहीं है बल्कि बोफोर्स भी शामिल है। यानी चीन को हिंदुस्तान का यह कड़ा संदेश है। लद्दाख के लिए से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो जी न्यूज आपको चीन विवाद से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे प्रामाणिक देता आया है। अब हम आपको NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय रणनीतिकार, कुछ भी कह लीजिए, NSA अजीत डोवल का बातचीत वाला प्लान बताते हैं। बुधवार को NSA डोवल ने चाइना स्टडी ग्रुप की अध्यक्षता की। डोवल की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। यह बैठक ऐसा इसलिए क्योंकि 14-15 जुलाई को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी और आप जानते हैं लंबी वार्ता 15 घंटे तक चली, जिसकी पूरी जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल को चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक में दी गई। भारतीय क्षेत्र चुशुल में हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत में तय हुआ कि गलवान गोगरा से चीन की सेना पीछे हटेगी। ये जानकारी जब NSA को दी गई तो उन्होंने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई। सेना ने चुशुल बातचीत पर बयान जारी करके कहा कि शांति के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। ये जानकारी NSA की बड़ी बैठक में भी दी गई। इस बैठक में कैबिनेट सचिव भी शामिल हुए। सेना ने चीन के साथ हुई बातचीत पर कहा कि आगे भी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिंगर 4 पर चीन की सेना अब भी मौजूद है। वो अप्रैल-मई वाली स्थिति में जाने को तैयार नहीं। जिसके बारे में भी आपको बता दें, NSA अजीत डोवल की हाई लेवल मीटिंग में चर्चा हुई, जिसमें कैबिनेट सचिव के अलावा गृह सचिव और विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए थे। यानी चीन की हर गतिविधि की नजर डोवल को दी जा रही थी और चीन से निपटने का डोवल प्लान तैयार हो रहा है। देखिए, चीन से बातचीत जारी है तो युद्ध की भी पूरी तैयारी है। बुद्ध या युद्ध चुनना चीन को था। अब इस खबर पर देश के दृष्टिकोण क्या है ये आपको समझाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इतिहास में कोई बड़ा परिवर्तन सिर्फ विचार विमर्श से नहीं होता है, ना आया है। अन्याय सहना और गलत से समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। अजय होना है तो 3 चीजें याद रखें: सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। किसी भी वीर सैनिक का पहला प्रयास तो शत्रु पर विजय होना चाहिए। देखिए, तो चीन के साथ एक तरफ बातचीत चल रही है, आप जानते हैं, तो दूसरी तरफ तैयारी पूरी है। संदेश भी बार बार दिया जा रहा है कि भारत चीन की हर गतिविधि पर बारीक नजर, कड़ी नजर रखे हुए हैं। चीन के वायदे की समीक्षा की जा रही है और यही जांच करने के लिए रक्षा मंत्री कल खुद बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री के बॉर्डर दौरे से जुड़ी देश हित में बड़ी खबर एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री कल सुबह 8 बजे लेह पहुंचेंगे। उत्तरी कमांड और लेह कोर कमांडर से हालात का जायजा लेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल ही जम्मू कश्मीर भी पहुंचेंगे। LOC पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह श्रीनगर में पाकिस्तान सीमा पर फॉरवर्ड इलाकों का दौरा करेंगे। चीन के साथ बॉर्डर पर चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्री का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आप समझ रहे हैं, NSA बैठकें कर रहे हैं और रक्षा मंत्री कल खुद पहुंच रहे हैं LOC। वैसे राजनाथ सिंह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख का दौरा कर चुके हैं, आपको याद है।
पीएम ने अपने इस दौरे में चीन के विस्तारवाद पर बड़ा प्रहार किया था। आज इस मौके पर आपको प्रधानमंत्री का वो संदेश एक बार फिर से जरूर सुनना चाहिए देश हित में। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। तो मोदी सरकार में चीन से रिश्ते बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन चीन की फितरत धोखेबाजी की है। भरोसे लायक है ही नहीं चीन की फितरत ही चालबाजी है, इसलिए सेना हर तरह से चीन को जवाब देने का प्लान भी बातचीत चल रही है, लेकिन चीन को जवाब देने के लिए प्लान पर भी आगे बढ़ रही है। जी न्यूज का अगला वर्ल्ड एक्सक्लूसिव यह है कि चीन को अब उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी की जा रही है। चौदह 15 जून की मध्यरात्रि गलवान में चीन के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प हुई थी। तब चीन ने चालाकी दिखाते हुए अपने पुराने सैनिकों को यहां से हटाकर नए सैनिकों को तैनात किया था, जिनसे बातचीत सुलझाने की बजाय और हिंसक होती चली गई थी। अब आईटीबीपी ने चीन की इस चालाकी का तोड़ खोज निकाला है। कई बार ऐसा भी होता है कि लैंग्वेज की वजह से दोनों देश के सैनिक एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते और कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, और ऐसे में चीनी सैनिकों को बेहतर तरीके से समझने के लिए आईटीबीपी अपने जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मैंडेरियन लैंग्वेज सिखा रही है। भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी के करीब 90,000 जवान तैनात हैं। इन सभी जवानों को बेसिक चाइनीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन जवानों को चाइना की जो भाषा बोलने और समझने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसे डेवलप की जाएगी, और ये हमारे आईटीबीपी जवानों को काफी मददगार साबित हो। इस बड़ी खबर का मतलब ये निकलता है कि चीन को सबक सिखाने के लिए अब चीन की भाषा हमारा हथियार बनेगी, और हमारे जवान चीन को गलवान जैसी दुष्टता पर और बड़ा सबक सिखा पाएंगे। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, जब देशहित की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था, खबरें बहुत सारी होती हैं, खबर दिखाने की, लेकिन जिम्मेदारी जब हम पर होती है तो हमको देखना होता है कि खबर हम कौन सी दिखाएं ताकि खबर को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि खबर रोज अपडेट होती है। खबर हम छोड़ते नहीं है, खबर हमारे लिए एक मुहिम बन जाती है। और जब पहले खबर आती है तब तो उसकी बहुत महत्ता होती है, लेकिन जब बाद में उस खबर का अपडेट आता है तो उसको उतनी महत्ता नहीं दी जाती। इसी वजह से जी न्यूज की तरफ से फॉलोअप शुरू किया गया। हर खबर का फॉलोअप, मतलब उस खबर को उसके अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरे संकल्प के साथ अब हमारी है, और अब आपको एक ऐसी खबर पर अपडेट दे देते हैं। तो ज्यादातर चैनलों के लिए फिलहाल ये मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके लिए होता है खबर आई थी चली गई, लेकिन हमने देखी ये पालघर वाली खबर जब आई थी, संतों को न्याय दिलवाओ वाली खबर, आज चार्जशीट जब इसकी कल दाखिल हुई तब तक ये खबर जी न्यूज पर चलती रही, और ये खबर तब तक चलती रहेगी जब तक संतों को इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि सीआईडी जांच में अफवाह को हत्या की मुख्य वजह बताया गया। 3 महीने पहले भी बताया गया था, 90 दिन पहले भी लगभग यही बताया गया था, अफवाह की वजह से मारे गए साधु संत, गलतफहमी की वजह से। 3 महीने बाद, 90 दिन बाद जब चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें भी दावा किया गया सांप्रदायिक कारण, सुनियोजित साजिश, प्लान्ड अटैक कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाह के चक्कर में मारे गए 2 साधु और 1 ड्राइवर। तो अब तक 165 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इस चार्जशीट पर विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया आई है। वीएचपी ने राज्य सरकार पर लीपापोती की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। पुलिस तो गलती है, ये तो अच्छे काम के लिए जा रहे थे, उन लोग ने बेरहमी से मारा। उनको सजा मिलनी चाहिए, सजा क्या, उनको फांसी मिलनी चाहिए। हम तो वही चाहते हैं। खुद का जाता है ना तब पता चलता है, किसका जाएगा किसको पता नहीं चलेगा। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने चार्जशीट को सही ठहराते हुए अफवाह को ही हत्या का जिम्मेदार माना है। अनिल देशमुख गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, 90 दिन पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि यही होगा जांच का नतीजा, अफवाह हत्या। तो सवाल उठता है, सवाल क्या है कि पुलिस ने संतों को भीड़ से आखिर फिर क्यों नहीं बचाया? चलिए अगर अफवाह मान लिया जाए, अफवाह थी तो फिर पुलिस क्या कर रही थी? क्यों तमाशबीन बनी रही, क्यों मूक दर्शक बनी रही? और ये लगातार हम तो सवाल उठाते रहे कि संतों को बचाने के लिए हवाई फायर क्यों नहीं किया? वहीं लॉकडाउन में सैकड़ों लोगों की भीड़ एक साथ कैसे जमा होगी? कंप्लीट लॉकडाउन था उस वक्त। लापरवाह पुलिस वालों पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई फिर? और 2 संतों की हत्या पर सीबीआई जांच से क्या डर है?
संतों की हत्या हमारे देश में शर्मनाक घटना है। कहते हैं कि संत हमारे मार्गदर्शक होते हैं, वो हमें सच्चाई के रास्ते पर लेकर जाते हैं। भारत की धार्मिक पहचान इन्हीं संतों से है, संतों का देश कहा जाता है ना। और यहाँ संत ही इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। संतों का बेरहमी से मारा जाना और फिर उन्हें न्याय ना मिलना, भारत जैसे देश जिसको संतों का देश कहा जाता है, वाकई चिंता का विषय। अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के गुना से किसान पर पुलिस अत्याचार की बर्बर तस्वीरें सामने आई। शिवराज सरकार ने आरोपी पुलिस वालों और कलेक्टर के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया है। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस का अत्याचार, एक किसान परिवार की पिटाई की तस्वीर। एमपी के गुना की ये तस्वीरें दिन भर सुर्खियों में रही। घटना 14 जुलाई की बताई जा रही है। एक किसान ने सरकारी जमीन पर फसल लगाई थी। पुलिस अतिक्रमण हटाने पहुंची। किसान ने विरोध किया तो पुलिस टीम ने उसकी फसल नष्ट कर दी, जिससे परेशान किसान और उसकी पत्नी ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने किसान के परिवार के साथ मारपीट की। गुना में किसान की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद देश में सियासत तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जंगल राज कहा तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके शिवराज सिंह सरकार पर आरोप लगाया। हमारी लड़ाई इसी सोच और अन्याय के खिलाफ है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसमें दलित उत्पीड़न का मुद्दा उठाकर राजनीति की। मध्य प्रदेश के गुना पुलिस और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर दलित परिवार को कर्ज लेकर तैयार की गई फसल को जेसीबी मशीन से बर्बाद करके उस दंपति को आत्महत्या का प्रयास करने को मजबूर कर देना अति क्रूर व अति शर्मनाक। इस घटना की देशव्यापी निंदा स्वाभाविक है। सरकार सख्त कार्रवाई करे। शिवराज सरकार ने मामले पर एक्शन लिया। 6 आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। एमपी के गृह मंत्री ने कांग्रेस पर पलटवार किया। राहुल गांधी जी की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में तो प्रीपेड व्यवस्था से अधिकारी पोस्ट होते थे, और जब वो प्रीपेड अधिकारी रहते थे तब ऐसी दिक्कत आती थी। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। मध्य प्रदेश है या कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी और नहीं हो पाएगा तो जेल भेज देगी। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने गुना मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा गुना के डीएम और एसपी को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब वक्त हो गया है देशहित में आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको दिखाने का। ट्विटर पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ, साइबर अटैक। दुनिया के ताकतवर उद्योगपतियों और नेताओं का ट्विटर अकाउंट कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया। आप ये 8 तस्वीरें देख रहे हैं, 8 लोग हैं। इन सबका अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज हैं, सबका अकाउंट हैक हो गया। ट्विटर अकाउंट हैक करने के बाद बिटकॉइन के जरिए पैसे डबल करने की बात लिखी गई, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया गया। दुनिया के सबसे धनी बिजनेसमैन बिल गेट्स के अकाउंट से ट्वीट किया गया, आप मुझे $1000 भेजिए, मैं आपको $2000 वापस भेजूंगा। हैक किया गया। टेस्ला के प्रमुख एनल मस्क जो हैं, उनके अकाउंट से भी पोस्ट किया गया ट्वीट। उसमें लिखा गया अगले 1 घंटे तक बिटकॉइन में भेजे गए पैसों को दोगुना करके वापस लौटाया जाएगा। इसी तरह एप्पल कंपनी के ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया कि आप जितने भी बिटकॉइन भेजेंगे उन्हें डबल करके लौटाया जाएगा। मतलब ये बहुत चिंताजनक बात है। वैसे बिटकॉइन यानी कि डिजिटल मनी। ऐसे ट्वीट्स अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट किए गए। कुछ देर बाद ही सारे ट्वीट डिलीट कर दिए गए, लेकिन ट्विटर पर अकाउंट की सुरक्षा को लेकर जरूर सवाल खड़े हो गए। साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से इनके अकाउंट सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए आम लोगों का क्या। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.